मल्टीप्लाई हुआ, उससे नदी फ्लो करने लगी। सिंपल कैलकुलेशन है ना। नेक्स्ट, ये सब तुम्हें भले ही ये कोट पैंट पहने हुए दिख रहे हो, पर कभी स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल था ही नहीं वहां। गांव छोड़ के जो ये वापस शहर में चले गए थे बेलदारी करने, वो ट्रक होते हैं ना, ट्रक उनको भरते हैं बोरियों से, तो ये वो काम करते थे। अभी तो सब छोड़ के वापस गांव में आ गए हैं और हमारे जयपुर के सेठों को रोजगार देने के लायक बन गए हैं ये लोग। एक जमाना था जब ये जयपुर के सेठों के यहां ट्रक भरते थे, ये ट्रक को ना लोड करने का काम करते थे। अभी ये सारे के सारे लड़के चलो मैं उस पर आगे आता हूं बाद में। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तुम अब मुझे ये बताओ कि ये फोटो तुमने आज देखा है क्या कभी? कौन सा? पहले वाला। जरा इसके नाम की ताली बजा दो भाई एक बार। मैं इनकी बात को दोबारा पूछूंगा, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें कर देता हूं। देखो, सबसे पहले कुएं सूखते हैं क्योंकि ओपन वेल सिंपल पानी निकालने के होते हैं, फिर ये ट्यूबवेल अंडरग्राउंड में, फिर ये बोरवेल यहां तक जाते हैं, और सबमर्सिबल तो ये पाताल तोड़ हो जाते हैं, नीचे 1000 मीटर 500 मीटर तक चले जाते हैं। तो ये नदी सूख गई, मर गई। इस नदी को जिंदा करना बहुत आसान काम है। जहां पानी दौड़ता है वहां चलना सिखा दो। जब पानी चलने लगे तो ये छोटे छोटे पत्थर और थोड़ी ग्रीनरी क्रिएट करके, देखो ये वाली, इससे इसको रेंगना सिखा दो। जब वो रेंगने लगे तो उसको धरती में पकड़ के बैठा दो। देखो ये बनाया ना स्ट्रक्चर, ये यहां से पानी तेजी से आता था तो ये जो गली में ये छोटा छोटा धीरे रुक गया, यहां रुकने के बाद ये जो रेंग के यहां एक्यूफर में आ गया, और जैसे ही एक्यूफर में आया तो कुएं में आ गया। समझ में आई? नेक्स्ट, इस पे तारीख नहीं लिखी है। ये ऊपरला फोटो कौन सी तारीख का है? 20 फरवरी। वेरी गुड भाई, आप तो बहुत होशियार हैं, याद रखते हैं। चलिए, बस दोनों फोटोग्राफ 20 फरवरी के हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी। फरवरी आप अंदाज लगा सकते हैं। यदि मैं इस फोटोग्राफ को फरवरी का कहता हूं तो कैसे कह सकता हूं? क्योंकि मस्टर्ड पर फ्लावरिंग हमारे यहां फरवरी में ही होती है। तो जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे चेहरे पर हंसी और खुशी आती है, लेकिन धरती के चेहरे पर भी आती है। हमारा जिस चेहरा जैसे बदलता है वैसी धरती का चेहरा भी बदलने लगता है, वहां भी खुशियां आती है। नेक्स्ट, अब तुम जरा ये बताओ, ये जो ये सूखी हुई नदी है यहां पर देखो, ये एक जगह है। इन तीनों में से कौन सा डैम इस जगह पर बना है? बिना डरते हुए बता दो। बोलो भाई, ठीक है ना ये जवाब? भाई जवाब तो दो। ठीक है, तो जोर से इनके नाम की ताली बजा दो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये जो जगह है बिल्कुल कैसे बदली है। लेकिन भाई ये फोटो, ये धरती का चेहरा बदल, तुम इतिहास तो जल्दी बदल सकते हो। आज प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हैं, कल कोई और हो गया तो हिस्ट्री बदलेगी बहुत जल्दी से, लेकिन भूगोल को बदलने में कम से कम 12 साल लगते हैं, मिनिमम 12 ईयर। तो ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं इस नदी में, ये परिवर्तन तो 20 साल बाद का है। पेड़ को बड़ा होने में समय लगा। ये सूखी नदी अब वर्ष भर बहने लगी। नेक्स्ट, ये वो गांव है नीमी। ये सैंडी सॉइल है, पूरी रेतीली मिट्टी है।
यहां ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनी, देखो ये पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ से पानी आता है, ये पहाड़ करीब 3 किलोमीटर पीछे है, पीछे दिख रहा है ना, वहां पानी आके और ये सब मिट्टी में धीरे 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 नीचे जाता है। हमारे गांव के लोगों ने इतनी चौड़ी चौड़ी ट्रेंचेज खोदी और उन ट्रेंचेज में जहां भी मॉइस्चर आया ऊपर का, उसमें सीड सोइंग कर दी, बीज बो दिए, और वो बेल जैसे ऊपर आने लगी, दोनों तरफ से सूखी मिट्टी को उसमें डाल दिए, तो नीचे का एवोपरेशन लॉस तो रुक गया सूखी मिट्टी से, और जो रूट हेयर सिस्टम था उसको बिना सिंचाई के, हम ये पूरी सब्जियां बिना सिंचाई के करते हैं, और ये एक आध बीघे में नहीं, 9000 हेक्टेयर जमीन में होती है। और एक आधा ट्रक नहीं, और एक आधे सेठ को रोजगार नहीं दिया, 35 सेठों को रोजगार दिया है, 35 को, 35 को। कितने ट्रक जाते हैं रोजाना? 150। कहां जाते हैं? दिल्ली की दरियागंज मंडी में और आजादपुर मंडी में हमारी सब्जियां बिकती हैं, और 2 रुपए महंगी बिकती है रंगनाथन जी, क्योंकि हमारी सब्जियों में केमिकल और पेस्टिसाइड नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ना पीछे एक बार दिखा दो। अब यदि इस पूरी कहानी की सफलता आप देखते हैं तो बस इसमें ये 4 बातें हैं, सिंपल सी 4 बातें। भाई जो भी कुछ लोकल रिसोर्स था, नॉलेज थी, ज्ञान था, उसको जरा जोड़ दिया, बस महाजन का काम किया जोड़ने का, उसको जोड़ दिया, और उसको जोड़कर फिर वहां की जो कम्युनिटी थी उसके अंदर एक फेथ, एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ, और कॉन्फिडेंस बिल्ट होने के बाद वो खुद ऑपरेट करने लगे। बिना कॉन्फिडेंस के कोई ऑपरेट नहीं करता। ऑपरेशन तब शुरू होता है, सबसे पहले हमें रियलाइजेशन होता है कि यार ये आदमी अच्छा है। इस रियलाइजेशन के बाद हमारे हाथों में, हमारे दिमाग में कुछ इंटरलाइजेशन होता है कि यार नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा काम है, इसको करना है। और वो अच्छा काम जब करता है, इसको हिंदी में कहते हैं एहसास, और एहसास के बाद आता है आभास। एहसास और आभास के बीच में बस एक ही चीज है, उसको कहते हैं विश्वास। एहसास के बाद आभास जब तक नहीं होता जब तक विश्वास नहीं होता। विश्वास से हमारा एहसास आभास में बदलता है। बस उसके कारण ये जितना भी काम है, फिर कम्युनिटी ने अपने आप छोटे छोटे लेवल पर, डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर अपने आप शुरू किया। और उसके बाद तो हमने 2 दस्तूर बनाए, 2 कानून बनाए, जो भी कुछ हमें यूज करना है करेंगे, लेकिन विद डिसिप्लिन करेंगे। हमें कौन सी फसलें बोनी है, कौन सी फसलें नहीं बोनी है। हमने डेवलपमेंट विद रेस्टोरेशन किया। डेवलपमेंट किया, कोई भी कह सकता है राजन भाई आपने भी तो डेवलपमेंट किया ना, आप डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों बोलते हो? कह सकते हैं आपने भी तो 10,000 डैम बनाए ना। बट दोस्तों, हमारे डैम में एक भी जगह डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्रीनरी, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन। ना हरियाली का विस्थापन हुआ, ना लोगों का विस्थापन हुआ। बस इतना ही फर्क है। भाई डेवलपमेंट तो हमने किया, कैसे कह सकते हैं कि हमने डेवलपमेंट नहीं किया? डेवलपमेंट बिना तो रह नहीं सकते, डेवलपमेंट की जरूरत है, बट डेवलपमेंट विद डिसिप्लिन, विद रेस्टोरेशन, विद कंजर्वेशन। सो ये 2 ही चीजें हैं, कंजर्वेशन एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट छोड़ दो, ये जल्दी चलें और थोड़ा, बस। नहीं, हाँ, ये सब जो अच्छी बातें तुमने सुनी, तालियां बजाई, ये सब ऐसा क्यों हो गया कि भाई जब हमारी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, इंडियन विजडम इतनी अच्छी थी, तो हम बेपानी क्यों हो गए? आज हमारी 70% स्मॉल रिवर इज ड्राई एंड डेड। सारी की सारी बड़ी नदियां नाले बन गई हैं। तो यदि हम इतने अच्छे थे, तो फिर हमारी नदी नाले कैसे हो गए? यदि हम इतने अच्छे थे, तो हम बेपानी कैसे हो गए?
ये सवाल तुम्हारे मन में आता है कि नहीं? भाई यदि मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही आपसे, यदि हम इतने अच्छे थे तो फिर हम बेपानी कैसे हुए? हम उनकी बात पर मैं आता हूं। आप जैसे कि जैसे ही किसी भी पॉलिटिशियन के साथ बात करेंगे या ब्यूरोक्रेट के साथ बात करेंगे या टेक्नोक्रेट के साथ बात करेंगे, वो कहेगा राजेंद्र भाई आप जिस डेवलपमेंट की एडवोकेसी कर रहे हैं ना, वो डेवलपमेंट तब तो पॉसिबल था जब हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन नहीं था। अभी तो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गया है, अब हम उस तरीके से सरवाइव नहीं कर सकते। बस उसके पास एक आर्गुमेंट होता है और इस आर्गुमेंट के बाद वो ये मान लेता है कि बस मैंने जो आर्गुमेंट दिया अब इससे आगे नहीं बोलना। ये फैक्ट है कि नहीं, इस पर मैं बाद में आता हूं। उनके इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है उसको तुम तय करना, वो मेरे से ना पूछो, बट तुम उससे अगली बात सुन लो। जैसे ही वो इस स्टेटमेंट को कहता है तो वो तुरंत कहता है कि भैया एक्सट्रैक्शन किए बिना काम नहीं चलेगा, ये अंडरग्राउंड एक्वीफर को जल्दी से जल्दी निकालो, जहां भी तुम्हें पानी मिल जाए वहां से निकालो, क्योंकि लोगों को जिंदा रहना है, या जिसका भी पानी है उसको ले आओ, क्योंकि बंबई बड़ा शहर है तो 150 किलोमीटर दूर से भी लाएंगे और 200 से भी लाएंगे, और जो धरती के अंदर जो भी एक्वीफर है उसको भी निकालेंगे, क्योंकि जिंदा रहना है ना। तो वो अपने इस एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी को जस्टिफाइड करने के लिए उस स्टेटमेंट पे जाता है तुरंत। उस ऊपर के स्टेटमेंट के जस्टिफिकेशन के बिना वो इस पे जा नहीं सकता। जैसे ही वो ये करता है तो ये जो हमारा डेवलपमेंट का पैराडाइम है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फिर कोई गरीब आदमी है तो गांव के जोहड़ का पानी पी लेगा, कोई मिडिल क्लास है तो किनले की और कोका कोला की उसको बोतल चाहिए, फिर वो कोई थोड़ा अपर मिडिल क्लास है तो उसको हिमालय का मिनरल बोतल चाहिए जो 150-120 का आता है, उसके बिना वो डेवलप नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलपमेंट शो करने के लिए जो पैराडाइम बनता है ना, वो सारे का सारा चेंज होने लगता है पानी के साथ। अब जैसे ही वो चेंज होता है तो फिर दोबारा से स्टेट आती है बीच में, कहता है कि देखो 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 देखो, वी आर ए वेलफेयर स्टेट, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर ए रियली ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री। दे आर स्पीकिंग लाइक दिस सर। और इसको बोलते बोलते के साथ फिर कहते हैं कि देखो यार, अब बंबई वालों का काम अपने पानी से नहीं चलेगा, अब बंबई वालों को पानी लेके आना पड़ेगा, जो आसपास की दूसरी नदियां या स्ट्रीम्स हैं वहां डैम बना के ही पानी लाना पड़ेगा, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और फिर वो सारे का सारा काम स्टेट के बस की है, उसको तो मैं नहीं कर सकता, वो काम राजेंद्र सिंह नहीं कर सकता वीसी साहब, उसके लिए तो इस महाराष्ट्र सरकार को ही करना पड़ेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई को ही जाना पड़ेगा। तो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कम्युनिटी की है वो स्टेट टेक ओवर कर लेता है। स्टेट कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिस कम्युनिटी ने आज तक इस देश को बिना सरकार के केवल महाजनों के पैसे से पानी पिलाया, इस कंट्री को राजा केवल जमीन देता था, महाजन पानी के काम के लिए पैसा देता था और गांव के लोग पसीने से पानी का काम करते थे, उस सारी कम्युनिटी के एफर्ट को सरकार ने कैसे टेक ओवर किया, इसको समझना होगा। तो जैसे कि जैसे ये डेवलपमेंट का पैराडाइम चेंज होगा तो स्टेट टेक ओवर करता है सारे समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी को। फिर कहता है यार देखो, वी आर लिविंग ए वेलफेयर कंट्री, अब तो पानी हम पिलाएंगे, तुम हमें केवल वोट दे दो और सो जाओ, तुम सवाल मत पूछो हमसे, तुम्हारा काम है केवल वोट देना, तुम वोट दो और सो जाओ, अब पानी पिलाने वाले हम हैं। तो फिर लोग अपने आप अपने पानी के काम को करना छोड़ देते हैं। और फिर जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो कैरिकुलम होते हैं ना, उस कैरिकुलम में भी अपने आप पानी का काम करने की पढ़ाई नहीं पढ़ाते। बताओ कोई इस देश की कोई यूनिवर्सिटी है जो ये पढ़ाती है कि यदि आप 100 परिवारों का गांव है तो आप अपना पानी का इंतजाम खुद करो, और 100 घरों का गांव खुद पानीदार कैसे बन सकता है,
ये पढ़ाई किसी यूनिवर्सिटी के करिकुलम में नहीं है, आज तक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि स्टेट ने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर कर ली है। यदि स्टेट और हमारा पॉलिटिशियन ठीक सद्भावना वाला होता तो कहता मेरे देश की सारी यूनिवर्सिटी इस देश को स्वावलंबी बनाने वाली शिक्षा देगी। वो शिक्षा जिसमें हम गौरवशाली बन सकें, अपने हाथ से काम करने वाले बन सकें, हम खुद अपने आप डिसीजन मेकर बन सकें, वो शिक्षा हमारी यूनिवर्सिटी हमें देती। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने टेक ओवर की है। और स्टेट को टेक ओवर करने में फायदा केवल इतना है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ विद्यार्थी अपने पॉलिटिशियन से यह सवाल ना पूछ सके। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को परावलंबी बनाया गया। इसलिए आज जो हम पढ़ रहे हैं वो केवल परावलंबी शिक्षण है, वो स्वावलंबी शिक्षण नहीं है। स्वावलंबी शिक्षण हमें लगता है कि सोमैया कॉलेज ने मेरे जैसे फक्कड़ आदमी को बुला के, बेकार के आदमी को बुला के ये भाषण करवाया। शायद उनके मन में होगा कि भाई कभी ना कभी हमारा विद्या विहार, हमारा सोमैया विद्या विहार कोई स्वावलंबी शिक्षा शुरू करे, जिसमें से हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारे कॉलेज से निकलने वाले विद्यार्थी अपने आप अपने हाथों से अपनी धरती को हरी भरी बना सकें। और ये जो मॉडर्न ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये मॉडर्न प्रॉब्लम है, बट इसका जो सॉल्यूशन है वो लोकल है, लोकल। इसका जो सॉल्यूशन है वो इंडियन विजडम में और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते, उसको हम पढ़ाते नहीं हैं। यदि हम उस नॉलेज को दोबारा पढ़ाने लगे तो मेरे इस हॉल में बैठे हुए बच्चे सब अपने हाथ से काम करने लगे। और जब तक हम अपने हाथ से काम नहीं करेंगे तब तक हम स्वावलंबी तो नहीं बनेंगे। और स्वावलंबी जो होता है वो डिसिप्लिन्ड होता है। स्वावलंबी होने के लिए लाइफ में विदाउट डिसिप्लिन हम कभी स्वावलंबी हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है वो ही लीडर होता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, डिसिप्लिन के बिना तुम लीडर हो सकते हो क्या? कोई तो बताए। डिसिप्लिन के बिना हम लीडर नहीं हो सकते, बट जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हम निर्भय होते हैं, फिर हमें किसी का डर नहीं होता। तो हम लोगों को जो हमारी शिक्षा है वो हमें खुद को डिसिप्लिन बनाने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाँ नहीं, रुको। देखो, ये होने के बाद फिर क्या होता है? फिर एकदम से डिपेंडेंसी सिंड्रोम हो जाता है। परावलंबी शिक्षा जैसे ही ये होता है तो जो हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है वो बिखर जाता है। अब सोमैया साहब अपने मूल गांव को ढूंढें और अपने मूल गांव में जाएं और सोमैया साहब कहें कि देखो भाई, मैं तो अपने इस गांव को दोबारा से दुनिया में सबसे अच्छा गांव बनाना चाहता हूं, लेकिन ये तो तभी बनेगा जब समाज आगे आएगा, जब कम्युनिटी का अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा। अब हमारे गांव में वो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बचे नहीं हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, और ये बिखरे हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के कारण। तो उनको अब दोबारा रिवाइव करना है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। केवल एक बार पूछने से नहीं चलेगा, पूरा उनके साथ रहकर, उनके साथ बनाकर तब कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे। और जैसे ही कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन डिसइंटीग्रेट होते हैं तो जो पीपल्स के इनिशिएटिव हैं और क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। इसके होते के साथ ये खत्म हो जाती है। तो जो आज हमारी शिक्षा में न्यू क्रिएशन होना चाहिए, न्यू इनिशिएटिव्स होने चाहिए, वो नहीं आ पाते। हम यदि अपने लाइफ में न्यू क्रिएशन लाना चाहते हैं और इनिशिएटिव खड़े करना चाहते हैं तो हमें कुछ रियली अपनी जगह पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे वो मैं नहीं बता सकता, वो तुम्हें तय करना है। वो तुम्हारा काम है कि हमें क्या करना है
और क्या नहीं करना। जैसे आप ये करते हैं तो आपको ये जब ये हो जाता है तो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उस पे से हमारा फेथ और ट्रस्ट चला जाता है। तो यदि इस चित्र को उल्टा कर दें, हम लोग एकदम उल्टा कर दें कि हम जहां हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, उस नॉलेज को हम दोबारा से ठीक कर दें, तो मुझे लगता है हम दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं और इंडिया को ग्लोबल टीचर बना सकते हैं। इंडिया इज ए रियल ग्रेट ग्लोबल टीचर। हम दुनिया को सिखाने वाले थे। हमारे अंदर वो कम साधनों में अच्छे से जीने की ताकत है। वी आर रियली ग्लोबल टीचर। लेकिन वो तब होंगे जब हम इसको रिवर्स कर देंगे। ये यदि ऐसा रहेगा तो हम ग्लोबल टीचर नहीं हो सकते। नेक्स्ट, ये 4 बातें, अभी भी ये सब कोई डरने की बातें नहीं है। यदि ये हम 4 काम शुरू कर दें तो हम दोबारा से इस देश को पानीदार बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, और जिन नेताओं की आंखों का पानी सूख गया है उसमें कुछ पानी के फ्लो, वाटर फ्लो दोबारा से पैदा कर सकते हैं। ये वाटर फ्लो पैदा हुए बिना ये कंट्री चलेगा नहीं। अभी तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एक फ्लो की जरूरत है, और वो फ्लो पहले हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की आईज में आ जाए, आंखों में आ जाए, फिर थोड़ा दिल में आ जाए, फिर थोड़ा शरीर में आ जाए, तब संभव होगा। नेक्स्ट, मैं अब इस पर ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाता। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, छोड़ दो ये सब, छोड़ दो, चलो आगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और प्रोफेसर अनिल अग्रवाल ने हमारी 3500 स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था, और उन्होंने कहा कि जिस तरह का साइट सिलेक्शन और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गांव के लोगों ने, उसमें 100 रुपए यदि उन्होंने एक यूनिट पे खर्च किया, ओनली 100 रुपए यदि खर्च किया, तो विद इन ए 1 ईयर 400 रुपए, विद इन ए 1 ईयर 100 रुपए खर्च करके 400 रुपए एक साल के अंदर इनकम है। और ये एक आध गांव की बात नहीं है, 3500 वाटर बॉडीज का कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और अनिल अग्रवाल दोनों ने किया था। नेक्स्ट, छोड़ दो, ये तो देख लेंगे कैसे धरती का चेहरा बदलता है। नेक्स्ट, बस इतना कहना चाहता हूं कि जब हमारी नदी जिंदा हुई और नदी बहने लगी, तो सबसे पहले वहां राजस्थान सरकार पहुंची। क्या करने पहुंची? लोगों की कमर थपथपाने, शाबाशी देने गई क्या? नहीं गई। तो क्या करने गई? मछलियों के ठेके देकर नदी से पैसा कमाने के लिए गई। तब गांव के लोगों ने कहा, अरे जब ये नदी सूखी हुई थी तब राजस्थान सरकार कहां थी? अब नदी हमने जिंदा की और ये राजस्थान सरकार आ गई यहां, सरकार को बाहर करो। गांव के लोग संगठित हुए और सरकार को बाहर किया। जितने भी नदियों के ठेके दिए थे सरकार ने, सब रद्द करा दिए और कहा अब ये नदी हमारी है, इस नदी का इंतजाम हम करेंगे, इस नदी को हमने जिंदा किया है, हम जिंदा रखेंगे। और जिंदा रखने के लिए उन्होंने अरवरी रिवर पार्लियामेंट बनाई। और ये जो पार्लियामेंट है, ये दिल्ली की पार्लियामेंट से बिल्कुल अलग है। ये पार्लियामेंट क्या करती है, कैसे काम करती है? नेक्स्ट, ये जो पार्लियामेंट है, इसके केवल 11 एस्पेक्ट हैं। इन 11 एस्पेक्ट पे काम करती है। इस पार्लियामेंट की हिस्ट्री केवल 17 साल है, बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट दे ओल्ड हिस्ट्री, बट दिस पार्लियामेंट रियली वर्किंग। इसके पास पुलिस नहीं है, इसके पास आर्मी नहीं है, इसके पास केवल डिसिप्लिन है और कंजर्वेशन है। आप देख लीजिए 11 के 11 रूल एंड रेगुलेशन, इसमें कहीं राइट की बात नहीं है, केवल डिसिप्लिन की बात है, केवल कंजर्वेशन की बात है, केवल किस तरह का क्रॉप पैटर्न करना, किस तरह की वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, नदी को कैसे जिंदा रखना, उसी के 11 कानून है।
और इन 11 के 11 कानून के एग्जीक्यूशन में साल भर में हमारी 2 बार पार्लियामेंट होती है, 7-8 दिन की। उसमें जितने भी केस आते हैं उनको विद इन 6 मंथ ये खुद जो हमारी ग्राम सभा है एग्जीक्यूट करके उनको पूरा करवा देती है। अभी तक एक भी डिसीजन ऐसा नहीं है जिसको हमारी ग्राम सभाओं ने एग्जीक्यूट ना कराया हो। नेक्स्ट, इसको जल्दी खत्म कर दो। बस एक वो लड़का है उसको इनसे मिलाना है, इनसे थोड़ी कम उम्र का है। खत्म करो आगे। हां, मैं तुम सबको इससे मिलने के लिए लाना चाहता हूं राजस्थान में। हमारी बहन जी तुम में से कुछ बच्चों को लेके आई थी वहां राजस्थान पर, पता नहीं। हां देखो इधर ये गए थे। हां शाबाश शाबाश, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यहां तुम्हारे बीच में कुछ बैठे हैं जिन्होंने इसको देखा है। ये जो लड़का है ये साल में 2 बार नहाता था। होली और दिवाली पर इसको स्नान का मौका मिलता था, केवल होली और दिवाली। अभी ये रोज नहाता है। यदि आपको रियली इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस तय करना हो, आनंद के क्षण और आनंद की अनुभूति, उसको यदि आपको ठीक से टेबल करना हो तो इस लड़के से मिलकर बात करनी चाहिए कि जिंदगी में जब पीने का पानी नहीं था, नहाने के लिए स्थिति नहीं थी, और फिर रोज नहाने का पानी हो और पानी के साथ खेलने की खुशियां हो, तो जीवन में कैसे खुशियां आती हैं। तो दोस्तों, यदि सचमुच तुम ऐसी खुशी अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो ना, तो भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तुम तो भगवान के लाडले बेटे और बेटियां हो। भगवान तुम्हें बहुत प्यार करता है, इसलिए तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ने और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। सचमुच तुम फॉर्चुनेट हो। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इस देश में त्रस्त हैं, तंग हैं। वो आपसे अपेक्षाएं रखते हैं। उनके मन में है कि एक वर्ग है जो हमसे आगे है, उनके साथ दोस्ती कर सकता है, प्यार कर सकता है, मोहब्बत कर सकता है, उनके जल जंगल जमीन को बचाने में मदद कर सकता है, उनकी नदियों को पुनर्जीवित करने का काम कर सकता है। ये काम यदि आपका मुंबई यूनिवर्सिटी, सोमैया विद्या विहार और सोमैया कॉलेज, ये सब मिलकर इस दिशा में कुछ ये प्रयास यदि शुरू करे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो कॉमन फ्यूचर है, हमारा जो साझा भविष्य है, वो निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। हम यदि अपने साझे भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं तो हमारी पढ़ाई और हमारा काम, हमारा सिर और हमारा हाथ, इन दोनों का रिश्ता हमारी पढ़ाई के दौरान जुड़ जाए तो हम इस देश को, इस धरती को सुखद और समृद्ध बना सकते हैं। मैंने जहां एंगरनेस ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे ज्यादा गुस्सा राजस्थान में है। प्रकृति सबसे ज्यादा गुस्सा कहां करती है? राजस्थान में। वहां बादल जरूरी नहीं है कि हर साल आए, कभी कभी तो कई साल तक बादल नहीं आते। इतना गुस्सा है हम पर, लेकिन हमने भगवान के, प्रकृति के इस गुस्से का आदर करते हुए उसकी दी हुई पानी की बूंदों को सहेज कर इस धरती पर, भारत की धरती पर, भारत को 10,000 से ज्यादा बांध जोहड़ वहां के समाज के श्रम से बनाकर दिए, जिसके कारण हमारी 7 नदियां, अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगानी, जहाजवाली, साबी और महेश्वरा 2014 में पेरेनियल रिवर हैं। ये सारी जमीन 1980 के दशक में, 1980 में भारत सरकार के रिकॉर्ड में डार्क जोन लिखी थी, अभी ये व्हाइट जोन है। भारत सरकार को अपने रिकॉर्ड बदलने पड़े।
मुझे लगता है कि हम सब लोग यदि इस प्रकृति के साथ